हेलो एवरीवन, रन्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग इस सीरीज का शुरुआत क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से किए हैं। पिछले सेशन में हम लोग मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ को बहुत ही एक्सटेंसिवली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है। आज के सेशन में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड 20 MCQ सोल्व करेंगे। मीन्स इस चैप्टर को अब हम लोग MCQ के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल रन्या कंपटीशन एकेडमी को सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है वो है, कंसिडर द फ्लोइंग प्रोसेस weathering, erosion, deposition. Which of the above is या are primarily responsible for the wearing down of the earth surface? Wearing down का मतलब क्या होता है? तो wearing down का मतलब होता है तोड़ना, खींचना, ठीक, और अपने साथ फ्लो करके ले जाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिवर फ्लो करते हैं या फ्लड आता है, जब बहुत तेज से पानी फ्लो करती है तो अपने सामने वाले सॉफ्ट जो सेडिमेंट होते हैं वो बहा करके लेके चली जाती है, तो उसको बोलते हैं वियरिंग डाउन। या जब रिवर ऊंचे पहाड़ से क्या करती है, नीचे उतरती है, मैदानी एरिया में उतरती है, पहाड़ पे से जब उतरती है तो उस टाइम उस स्पीड होता है, पानी के फ्लो का जो स्पीड होता है बहुत ही तेज होता है, और वो उस टाइम अपने साथ बहुत सारे रॉक्स को, सेडिमेंट को भी बहाकर लेके चली, तो उसको क्या बोलते हैं, वेयरिंग डाउन। देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। सबसे पहले समझिए वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग क्या होता है? तो कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां पे मान ली कि उस फील्ड में एक बड़ा सा पत्थर है। क्या है? बड़ा सा पत्थर है। दिन में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। क्या? दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, रात के समय टेम्परेचर बहुत कम हो गया। जब टेम्परेचर में जो वेरिएशन आता है, बहुत ज़्यादा हो जाना, बहुत कम हो जाना, उसके कारण इस स्टोन में, इस रॉक्स में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। यानी कि दिन के समय ये रॉक्स क्या करता है, एक्सपेंड करता है, और फिर रात में कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर एक्सपेंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और बिना किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, नेचुरल फोर्स के द्वारा, यानी कि टेम्परेचर के द्वारा रॉक को तोड़ दिया जाता है उसी प्लेस पे, बिना किसी मूवमेंट के। ठीक, इस रॉक को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, क्रम्बल किया जाता है। किसके कारण? टेम्परेचर के कारण। दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रात के समय टेम्परेचर बहुत कम है, जिसके कारण इस रॉक्स में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, और ये रॉक क्या होता है, टूट जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। इरोजन तो सबको पता है। इरोजन सबको पता है कि जब पानी फ्लो करता है, रेनी सीजन आता है या फ्लड आता है, वो अपने आसपास के जो सॉफ्ट रॉक्स होते, सॉफ्ट सेडिमेंट होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, तो फ्लो करके क्या करती है, अपने साथ लेके चली जाती है। तो क्या बोलते हैं, इरोजन। डिपोजिशन, जब रिवर अपने साथ जिस सेडिमेंट को फ्लो करके लेकर जा रही है, उस सेडिमेंट को वो कहीं ना कहीं डिपोजिट करती है, और जहां पे वो डिपोजिट करती है वहां पे जो लैंडफॉर्म बनता है, उस लैंडफॉर्म को हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलते हैं। ठीक, तो वियरिंग डाउन डिपोजिशन से नहीं होता है, डिपोजिशन से बिल्डिंग होता है। क्या होता है? बिल्डिंग होता है। देखो, दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता है, एक होता है बिल्डिंग और दूसरा होता है वेयरिंग डाउन। क्या होता है? वेयरिंग डाउन। यानी कि जब कहीं पे भी, जैसे सोचो कि हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, यानी कि पुराने घर को तोड़ करके नया बिल्डिंग बनाने जाते हैं, पुराने घर के कचरा को या जो मालवा होता है, जो भी उस वहाँ पे रॉक्स होते, उसको कहीं ना कहीं हम लोग डिपोजिट करते हैं। हम लोग पहले तोड़े, यानी कि वेयरिंग डाउन करें, फिर उस रॉक्स को कहीं ना कहीं जाकर के डिपोजिट कर दिए। दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता है, कहीं पे वेयरिंग डाउन होता है तो कहीं पे डिपोजिशन होता है। तो डिपोजिशन वेयरिंग डाउन नहीं करता है, बिल्डिंग में काम करता है।
ठीक है। तो वेदरिंग और जो इरोजन है वो अर्थ के सरफेस को क्या करता है, वियरिंग डाउन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 हमारा सही आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग लैंड। यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है वो प्लेट टेक्टोनिक थियरी के हेल्प से हम किस टाइप्स के या कौन से लैंडफॉर्म्स को समझते हैं कि उसका बिल्डिंग कैसे हुआ, यानी कि वो लैंडफॉर्म कैसे बना है, कौन सा लैंडफॉर्म है जिसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के हेल्प से जानते हैं। सबसे पहले जानिए कि प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है। हमने आपको बताया था कि अर्थ बहुत सारे डिफरेंट लेयर से मिलकर बना हुआ। एक जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, उसके बाद मेंटल आता है और उसके बाद कोर आता है। तो जो क्रस्ट है उस क्रस्ट के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ सॉइल है। जब क्रस्ट और उस थिन लेयर ऑफ सॉइल को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, और इस लिथोस्फीयर को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। प्लेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लिथोस्फीयर है या क्रस्ट है ये छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हैं। कुछ छोटा टुकड़ा है तो कुछ बड़ा टुकड़ा है, और ये जो टुकड़ा है टुकड़ा को हम लोग बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक, या इसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। अभी हमने आपको बताया कि अर्थ पे बहुत सारे डिफरेंट क्या है, लेयर्स हैं। अर्थ पे बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स हैं। सॉरी, अर्थ पे क्या है, बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स हैं। एक लेयर ये हो गया, ठीक है। दूसरा लेयर ये हो गया, और तीसरा लेयर ये हो। अर्थ पे 3 लेयर है। ऊपर वाले लेयर को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को जो बीच में है उसको मेंटल बोलते हैं, और लास्ट वाले को कोर बोलते हैं। अब ये जो क्रस्ट है और मेंटल है, इसके बीच में एक और लेयर है, और वो जो लेयर है वो थोड़ा सा हॉट है, और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा क्रस्ट है यानी कि लिथोस्फीयर है, ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए, और ये कहाँ पे है? लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर में है। और जो एस्थेनोस्फीयर है ये मोल्टेन स्टेट में है। क्या है? मोल्टेन स्टेट में। अब सोचो कि जब एक प्लेट का टुकड़ा पानी के ऊपर डालते हैं, क्या वो प्लेट अस्थिर रहता है या मूव करते रहता है? मूव करते रहता है। वैसे ही जो एस्थेनोस्फीयर है ये मोल्टेन स्टेट में है, और लिथोस्फीयर उसके ऊपर है, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट उसके ऊपर है। टेक्टोनिक प्लेट क्या करेगा? मूव करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा। अब मान के चलो कि ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, दूसरा ये टेक्टोनिक प्लेट। अब दोनों टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के करीब आता है और कोलाइड करता है। जब एक दूसरे के समीप आकर के कोलाइड करता है तो इसके बीच में जो सॉफ्ट रॉक्स हैं ये क्या हो जाते हैं? होल्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे बनता है एक माउंटेन। तो जो टेक्टोनिक प्लेट है यानी कि थियरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट है, ये हमें हेल्प करते हैं माउंटेन बिल्डिंग और रिफ्ट वैली को समझने में। इसको समझने में, होल्ड माउंटेन और लिफ्ट वैली को समझने में क्या हेल्प करता है? तो प्लेट टेक्टोनिक का जो थियरी है वो हमें हेल्प करता है। तो प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है? तो जो लिथोस्फीयर है वो छोटे छोटे प्लेट में टूटा हुआ है, और जो छोटा सा टुकड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या करता है? कंटिन्यूअसली स्लोली मूव करते रहता है। और जब दो प्लेट एक दूसरे के समीप आता है, एक दूसरे से कोलाइड करता है, तो क्या बनता है? वहां पे एक माउंटेन बनता है, और खास करके फोल्ड माउंटेन।
ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी के हेल्प से हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी माउंटेन कैसे बना हुआ है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। डेक्कन प्लेटूज इन इंडिया इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ। जो डेक्कन प्लेटू है वो किस टाइप का प्लेटू है? तो वो एक वोल्केनिक प्लेटूज। तो वोल्केनिक प्लेटूज आर फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफाइड लावा फ्लो। देखो, जब वोल्केनो निकलता है तो उस टाइम वहां पे दो टाइप के लावा होते हैं। एक लावा होता है तो थोड़ा सेमी सॉलिड होता है, यानी कि वो ज़्यादा फ्लो नहीं करता। जब लावा निकलता है तो जो कि यहाँ से लावा निकल रहा है और ये लावा क्या होगा, ऐसे ही यहीं पे सॉलिडिफाई हो जाएगा, ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं करेगा। जब ये ज़्यादा दूर तक ये लावा फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पे जो माउंटेन बनेगा, माउंटेन जैसा शेप बनेगा, लैंडफॉर्म बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्केनिक माउंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसा लावा होता है जो निकलेगा अर्थ से, अर्थ के सरफेस पे, और वो क्या करेगा, एक्सटेंसिवली ऐसे लेयर बाय लेयर बनाएगा, लेयर बाय लेयर बनाएगा, क्योंकि ये लिक्विड यानी कि ज़्यादा सॉलिड के फॉर्म में नहीं होता है, थोड़ा सा बहुत ही तेज़ी से ये फ्लो करता है, और ये फ्लो करते करते एक लेयर के आकार बनाता है, आकार बनाता है। यहाँ पे एक आप देखेंगे टेबल लैंड बनता है, जिसका ऊपर वाला सरफेस फ्लैट होता है, और जब ऊपर वाला सरफेस फ्लैट होता है टाइप के शेप को हम लोग प्लेटूज बोलते हैं। जो हमारा डेक्कन प्लेटूज है, कैसा प्लेटूज है? तो वोल्केनिक प्लेटूज है। कैसा प्लेटूज है? वोल्केनिक प्लेटूज। अब देखो यहाँ पे एक है डिसेक्टेड प्लेटू। डिसेक्टेड प्लेटू क्या होता है? सोचो कि एक लैंडफॉर्म है, एक जमीन का टुकड़ा है, और जमीन का ये टुकड़ा है, जमीन का ये टुकड़ा है। इस जमीन के टुकड़ा के चारों तरफ से कोई रिवर फ्लो करती है, ठीक, या उसके एक साइड से ही रिवर फ्लो करती है। तो जहां से ये रिवर फ्लो करेगी तो उधर ये वाला जो पार्ट है लगेगा कि बहुत ही ऊंचा है। क्या है? बहुत ही ऊंचा है, और बहुत ही एकदम क्या है, ऊपर वाला सरफेस फ्लैट रहेगा। तो जो रिवर के द्वारा काटा हुआ जो लैंडफॉर्म बनेगा और जो बहुत ही बड़ा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसेक्टेड प्लेटूज बोलेंगे। कुछ होता है इंटर माउंटेन प्लेटू, जैसे कि डिसेक्टेड प्लेटू का अच्छा एग्जाम्पल हमारे इंडिया में है छोटा नागपुर प्लेटू, जो झारखंड में है, जो बहुत ही मिनरल रिच रीजन है। वहाँ पे कोयला, आयरन्स और मैग्नीज जैसे मिनरल्स वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो डिसेक्टेड प्लेटूज का अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? छोटा नागपुर प्लेटू। फिर है इंटर माउंटेन प्लेटू। इंटर माउंटेन प्लेटू का बेहतरीन एग्जाम्पल कौन सा है? तो तिब्बतन प्लेटू। कौन सा है? तिब्बतन प्लेटू। तो जो डेक्कन प्लेटूज हैं वो किसका क्लासिक एग्जाम्पल है? तो वोल्केनिक प्लेटूज का। किसका? तो वोल्केनिक प्लेटूज का। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच कर रहा है? क्या हिमालय माउंटेन एक ब्लॉक माउंटेन है? तो नहीं। हिमालय माउंटेन कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन। कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। इंडिया में ब्लॉक माउंटेन का अच्छा एग्जाम्पल क्या मिलेगा आपको? तो विंध्या और सतपुड़ा। विंध्या और सतपुड़ा जो माउंटेन है वो ब्लॉक माउंटेन है। एंडीज जो माउंटेन है ये फोल्ड माउंटेन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर है। एंडीज कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। और फोल्ड माउंटेन कब बनता है? जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे से कन्वर्ज होते हैं। तो जो हमारा एंडीज माउंटेन है ये दो प्लेट से मिलकर बना हुआ है। एक है नाजका टेक्टोनिक प्लेट, और दूसरा है साउथ अमेरिकन प्लेट। जब नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे से टकराता है, एक दूसरे के समीप आता है, एक दूसरे स्लाइड करता है, वहां पे बनता है एंडीज फोल्ड माउंटेन। अब आओ, वोस्गस जो माउंटेन है ये एक ब्लॉक माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन। कौन सा माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन है। वोस्गस कैसा माउंटेन है? तो ब्लॉक माउंटेन है। और किलिमंजारो कैसा माउंटेन है? तो वोल्केनिक माउंटेन। किलिमंजारो का कैसा माउंटेन है? तो बोलो, एक वोल्केनिक माउंटेन है। और ये कहां पे है? ये है अफ्रीका में। कहां पे है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंडफॉर्म क्रिएटेड डायरेक्टली बाय द एक्शन ऑफ इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ आर ऑफ्टन रेफर्ड। हमने आपको बताया कि अर्थ पे दो टाइप का लैंडफॉर्म, एक लैंडफॉर्म जो इंटरनल फोर्स से बना है और दूसरा लैंडफॉर्म जो एक्सटर्नल फोर्स।
इंटरनल फोर्स को हम लोग कभी कभी इंडोजेनिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स को कभी कभी हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स भी बोलते हैं। इंटरनल फोर्स में अभी हमने आपको बताया टेक्टोनिक एक्टिविटीज के द्वारा, वोल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा बनते हैं। ठीक, टेक्टोनिक एक्टिविटीज में क्या होते हैं, जो हमारा लिथोस्फीयर है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट में यानी कि टुकड़ा में बटा हुआ है और ये स्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लो करते रहता है, क्योंकि हमारा जो स्टेनोस्फीयर है, अर्थ के अंदर एक लेयर है जिसको हम लोग स्टेनोस्फीयर बोलते हैं, वो मोल्टेन स्टेट में है और उसी मोल्टेन लावा पे मैग्मा के ऊपर जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट होते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं, वो मूव करते हैं, फ्लो करते हैं। और जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के समीप आते हैं वहाँ पे एक माउंटेन बनता है। उसको हम लोग किस फोर्स से बना हुआ माउंटेन बोलेंगे, तो इंटरनल फोर्स के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या है, द लैंडफॉर्म क्रिएटेड डायरेक्टली बाय द एक्शन ऑफ इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ आर ऑफ्टन रेफर टू, क्या बोलेंगे, टेक्टोनिक लैंडफॉर्म। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्टोनिक लैंडफॉर्म बोलेंगे। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म किसको बोलेंगे, जब रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट फ्लो करके लाया जाता है, सेडिमेंट कैरी करके लाया जाता है, फिर उस सेडिमेंट को कहीं डिपोजिट किया जाता है, जैसे कि रिवराइन आइलैंड बनता है, जैसे सुंदरबन डेल्टा है, वो किससे बना हुआ है, तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट को डिपोजिट करने से वो लैंडफॉर्म बना। इरोजनल लैंडफॉर्म, जैसे रिवर हो गया, रिवर कैसा लैंडफॉर्म है, इरोजनल लैंडफॉर्म है। ग्रेडेशनल, जो इरोजन के द्वारा लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ है उसको ग्रेडेशनल बोलते हैं। और टेक्टोनिक, यानी कि जो टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनता है उसको कभी कभी हम लोग टेक्टोनिक लैंडफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द माउंटेन एंड प्लेटू। माउंटेन और प्लेटूज में क्या डिफरेंस, तो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा एक डिफरेंस यह है कि माउंटेन एक ट्रायंगुलर शेप में, जिसके पास क्या होते हैं, पीक होते हैं, और प्लेटूज का जो अपर पार्ट होता है वो फ्लैट होता है। यानी कि प्लेटूज हैव फ्लैट टॉप, प्लेटूज का टॉप्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, और माउंटेन का जो टॉप होता है वो पिक्स होता है, ऐसे होता है। तो बी नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, बेस्ट डिफरेंस है इसके बीच में, तो माउंटेन और प्लेटूज के बीच। माउंटेन और प्लेटूज के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं, कि माउंटेन का पीक होता है, यानी कि माउंटेन ट्रायंगुलर शेप में होता है, और ये मान लो कि रेक्टेंगुलर शेप में, यानी कि उसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, और इसका टॉप क्या होता है, बोलो, पीक होता है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप। ठीक, अब देखो ऐसा नहीं है, ये भी टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनता है और कभी कभी ये भी टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनता है। जैसे हिमालयन माउंटेन टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है और तिब्बतन प्लेटू टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है। ठीक है, तो दोनों सेम एक्टिविटी से हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो एग्जाम्पल है, बेस्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि माउंटेन का पीक होता है और प्लेटूज का पीक नहीं होता है, यानी कि प्लेटूज का जो टॉप का हिस्सा है वो फ्लैट होता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन, इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है, जिसको हम लोग इंडो गैंगेटिक या गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी बोलते हैं, ये प्लेन किसका एग्जाम्पल है, कैसे बना है, तो ये एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, यानी कि डिपोजिशनल वर्क ऑफ द हिमालयन रिवर, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्रा यमुना के द्वारा जो हिमालय माउंटेन से लाए गए सेडिमेंट है, उस सेडिमेंट को डिपोजिट करने से हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है वो हिमालयन माउंटेन के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बना है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलेंगे। प्लेन को क्या बोलेंगे, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलेंगे, जो कैसे बना है, तो हिमालयन रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, अगर आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत है तो प्लीज आप लोग जाइए। ठीक, इस चैप्टर को जो हम लोग चैप्टर पढ़ाए हैं, एमसीक्यू वाला नहीं, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ाए हैं मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक, उसको जाइए अच्छा से देखिए एक बार, उसके बाद समझ में आ जाएगा। प्लेन एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ये जो प्लेन है ये रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बना है। इंडियन जो लैंडफॉर्म है, खास करके नॉर्दर्न इंडियन लैंडफॉर्म है, वो हिमालयन रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बना हुआ। ठीक, तो डिपोजिशनल वर्क ऑफ द हिमालयन रिवर, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना हुआ है, तो डिपोजिशनल वर्क से बना है, हिमालयन रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट। अब राइन वैली एंड वेस्टगेस माउंटेन इन यूरोप
आर एग्जाम्पल ऑफ। राइन वैली और वेस्गस माउंटेन, राइन वैली खास करके बहुत ही है, ये मिनरल रिच एरिया है यूरोप में। क्या है? मिनरल रिच एरिया है यूरोप में, और वेस्गस माउंटेन भी यूरोप में है। ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? तो अभी हमने आपको बताया वेस्गस और राइन जो माउंटेन है ये कैसा माउंटेन है? तो ब्लॉक माउंटेन। कैसा माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन। अभी हमने आपको बताया जब जब क्रस्ट में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है? जब क्रस्ट में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लो कि ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट में कैसे भी करके एक फॉल्ट आ गया है। क्या आ गया है? फॉल्ट आ गया है। और जब फॉल्ट आया तो क्या हुआ? साइड वाला जो रॉक्स हैं वो क्या हो गए? डाउनवर्ड, या जो बीच वाले रॉक्स हैं वो अपवर्ड क्या हुआ? शिफ्ट कर गया, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब क्या होगा? जब बीच वाला पार्ट अगर ऊपर उठ जाएगा, सोचो मान लो ऐसे, ठीक, ऊपर उठ गया तो दूर से आदमी देखेगा तो क्या लगेगा? दूर से जब हम लोग देखेंगे तो लगेगा कि ये माउंटेन्स है। क्या है? ये माउंटेन्स है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन। अब देखो ब्लॉक माउंटेन बना, मान लीजिए कि बीच का एक और हिस्सा ऐसे बन गया, जो उठा हुआ पार्ट है, क्या है? जो एलिवेटेड पार्ट है उसको हम लोग हॉस्ट बोलते हैं, हॉस्ट बोलते हैं, और बीच वाले पार्ट को हम लोग ग्रेबन बोलते हैं, और कभी कभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली बोलते हैं। ठीक, विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन के बीच में रिफ्ट वैली है, और उसी रिफ्ट वैली से हमारा नर्मदा रिवर जो है, हमारी जो नर्मदा रिवर है क्या करती है? फ्लो करती है। राइन और वर्सगस जो माउंटेन है वो कैसा माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन है, और दोनों के बीच में क्या है? रिफ्ट वैली। चलो 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेन आर करेक्ट। ठीक, ये है प्लेन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया और बताना है कि इसमें से कौन सा सही। सबसे पहले पढ़ते हैं, दे आर जनरली फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। ठीक, यानी कि जो प्लेन एरिया है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से मिलकर बना हुआ है। जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही। नेक्स्ट, दे आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सही। जितने भी प्लेन एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड, और वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट सिटी है वो भी प्लेन एरिया में जहाँ पे रिवर है वहाँ पे एग्जिस्ट। जैसे इंडिया में वाराणसी, इलाहाबाद यानी कि आज के डेट में प्रयागराज, ये कहाँ पे है? नॉर्दर्न प्लेन में है, नॉर्दर्न प्लेन में है, और डेंसली पॉपुलेटेड है। और इंडिया का अगर मान लीजिए पॉपुलेशन वाइज पार्ट जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, यानी कि बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है जो नॉर्दर्न प्लेन में है। जो प्लेन एरिया होता है वो डेंसली पॉपुलेटेड होता है। फिर लिखा है दे आर नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। क्या प्लेन एरिया एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है? तो ये क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है। ये क्या है? रॉन्ग ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो प्लेन एरिया है वहां पे एग्रीकल्चर करना, फार्मिंग करना बहुत ही इजी है। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें जो रोड बनाना है, रेलवे लाइन बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, बहुत ही आसान है। अगर हमें बिल्डिंग बनाना है बहुत ही इजी है। ठीक, तो प्लेन एरिया इस मामले में क्या है? बहुत ही सही है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 है वो क्या है? सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारा आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब देखो एक बात फिर से ध्यान से सुन लो कि जो प्लेन है ये रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से मिलके बने होते। ठीक, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा, जितने भी प्लेन्स हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे कॉन्टिनेंट में या किसी भी कंट्री में, जो भी प्लेन एरिया है वो प्लेन एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक, डेंसली पॉपुलेटेड है और डेवलप भी है। नेक्स्ट आते हैं, अरावली रेंज इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमने कल ही आपको बताया था कि जो अरावली माउंटेन है इंडिया में, एल्पेशियन माउंटेन है अमेरिका में, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ये क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। अरावली रेंज किसका एग्जाम्पल है इंडिया में? ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? अब बताओ यंग फोल्ड माउंटेन कौन सा है? हिमालय, हिमालयन माउंटेन वो क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है। वोल्केनिक माउंटेन क्या होता है?
किलिमंजारो माउंटेन, अभी हमने आपको बताया जो वोल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है उसको हम लोग वोल्केनिक माउंटेन बोले। इंडिया में ब्लॉक माउंटेन कौन सा है बताओ? तो अभी हमने आपको बताया था सतपुड़ा और विंध्या, सतपुड़ा और विंध्या। और अरावली क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाई आर द माउंटेन जनरली लेस पॉपुलेटेड? अब बताओ माउंटेन एरिया लेस पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि वहां पे जो क्लाइमेट है बहुत ही हार्श होता है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है। क्या होता है? लो हो जाता है। और जो टेरेन है वहाँ के जो लैंडफॉर्म है, यानी कि ट्रेन है, ट्रेन का मतलब होता है लैंडफॉर्म, यानी कि कहीं ऊंच मिलेगा तो वहाँ पे रोड बनाना या किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या जो भी चीज़ हो बहुत ही क्या है? मुश्किल है। तो हार्श क्लाइमेट और रेज्ड रग्ड जो ट्रेन है उसके कारण जो माउंटेन रीजन्स हैं वो क्या है? लेस पॉपुलेटेड है। माउंटेन रीजन क्या हो जाएंगे? लेस पॉपुलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर, रिच फर्टाइल ऑफ सॉइल्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया प्राइमरली ड्यू, इंडियन प्लेन है वो बहुत ही फर्टाइल प्लेन, ये फर्टिलिटी उस प्लेन में कैसे आया? हमने आपको बताया कि इस प्लेन में रेगुलरली फ्लड आता है, आपको भी पता है पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा फ्लड आता है अगर नॉर्दर्न एरिया का बात किया जाए। उत्तराखंड में भी आता है लेकिन वो वहाँ प्लेन एरिया नहीं है, तो किसी वैली से होकर के वहाँ पे फ्लड क्या होगा? बाहर निकल जाता है। लेकिन जो प्लेन एरिया में होता है तो ज़्यादा तबाही नपाता है बहुत तेज़ी से। ठीक, तो जब फ्लड आता है तो फ्लड के समय जो रिवर होते हैं अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट लाते हैं। ठीक, और सेडिमेंट जो हमारा पुराना जो प्लेन है उस प्लेन के ऊपर क्या कर देती है? बिछा देती है, नया सॉइल आ जाता है और वो सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है। तो जो रेगुलर फ्लड आता है जिसके कारण रिवर जो अपने साथ इरोड करके जो सेडिमेंट लाता है उस सेडिमेंट को क्या करता है? डिपॉजिट करता है। इसलिए जो प्लेन एरिया यानी खास करके इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन है वो बहुत ही फर्टाइल है, यानी कि एलुवियल डिपॉजिट्स ब्राउट डाउन बाय द रिवर, यानी कि रिवर के द्वारा जो एलुवियल डिपॉजिट लाया गया है उसके कारण जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे बहुत ही फर्टाइल सॉइल क्या होता है? मिलता है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग इन द अर्थ क्रस्ट मोस्टली या मोस्ट लाइकली टू ऑकर व्हेन, यानी कि जो फोल्डिंग है अर्थ क्रस्ट का ये क्यों होता है? क्यों होता है? अभी हमने आपको बताया जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के समीप आते हैं उसके बीच का जो सॉफ्ट सेडिमेंट होते हैं, जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, रॉक होते हैं, वो बेंड हो जाते हैं यानी कि फोल्ड हो जाते हैं। वहां पे बनता है हमारा फोल्ड माउंटेन। क्या बनता है? फोल्ड माउंटेन। तो फोल्डिंग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो रॉक है वो क्या है? सॉफ्ट है। देखो क्या होता है कि आदमी बोला जाता है कि अगर किसी में अकर है तो वो अकर टूट जाता है, ठीक ना। या जैसे कि लकड़ी क्या है? इसमें अकर ज़्यादा है यानी कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। कोई भी वुड अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो उसको ज़्यादा हम करेंगे तो बीच में से टूट जाएगा। अगर वो फ्लेक्सिबल है तो हमको आसानी से उसको तोड़ पाना मुश्किल है, तो जो फ्लेक्सिबल रॉक है उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? फोल्ड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल रॉक को ही फोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हाथ है, ये क्या है? फ्लेक्सिबल है, तभी तो ये फोल्ड हो रहा है। हमारा जो फिंगर है ये फ्लेक्सिबल है तो फोल्ड हो रहा है। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं रहता, रिजिड रहता, तो क्या हम लोग इसको फोल्ड कर पाते? नहीं कर पाते। तो बस यही है, द रॉक्स आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल्स लाइक द सेडिमेंट्री। जो हिमालयन माउंटेन है ये एक फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। और हिमालयन माउंटेन में सबसे ज़्यादा कौन सा रॉक मिलता है? तो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो रॉक्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसको फोल्ड करना क्या होता है? आसान होता है। हमारा 13 नंबर का जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही आंसर होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन सही आंसर होगा। एक बार पढ़ लो, उसके बाद ये एमसीक्यू वाला सेशन, सारा कंफ्यूजन, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं बचेगा माइंड में, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द प्लेटूज। ठीक, प्लेटूज का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है?
ठीक, तो हमने पिछले सेशन में बताया था कि जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है, या ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है, वो गोल्ड और डायमंड के लिए फेमस, गोल्ड और डायमंड के लिए फेमस है। दूसरा, इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटूज है, तो इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटूज है वो आयरन, कोल और मैग्नीज के लिए फेमस। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। फिर से ये सुनो, हुंद्रू वाटरफॉल सुवर्ण रेखा रिवर के द्वारा छोटा नागपुर प्लेटू पे बनाया गया। जोग वाटरफॉल कर्नाटका में है, ये भी एक प्लेटूस से बनाया गया, प्लेटूस से होकर के फ्लो कर। ठीक, ये टूरिस्ट के लिए भी, टूरिज्म के पर्पज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो रीजन होते हैं, प्लेटूस जो रीजन होते हैं, ये बहुत ही मिनरल रिच रीजन होते हैं, बहुत ही मिनरल रिच रीजन होते हैं। यानी कि दे आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, यानी कि जो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन है। यानी कि जो प्लेटूज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा है, क्यों बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो रीजन होते हैं ये क्या होते हैं, बोलो, स्टोर हाउस हुए मिनरल के। ये क्या है, स्टोर हाउस है मिनरल के। अभी हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिया है, आप जाइए वर्ल्ड के फेमस प्लेटूज का लोकेशन पता कीजिए और वो क्यों ज़्यादा फेमस है, वो क्यों ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है, आपको पता चल जाए। अभी हमने आपको बस इंडिया का छोटा नागपुर प्लेटू बताया और ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू, ऐसे बहुत सारे प्लेटूज हैं जो मिनरल रिच हैं। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर, एंडीज माउंटेन रेंज इन साउथ अमेरिका फॉर्म्ड ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ व्हिच 2 टेक्टोनिक प्लेट। बात आ गया, अभी हमने आपको पीछे बता दिया है कि जो एंडीज माउंटेन था वो एक फोल्ड माउंटेन है और वो कौन कौन से प्लेट के कन्वर्जन से बना है, कौन कौन से प्लेट के कन्वर्जन से बना है, ये नाजका और साउथ अमेरिकन प्लेट से बना। ठीक, नाजका जैसे कि ये देखो, ये है हमारा, मान के चलो क्या है, साउथ अमेरिका, और इधर है नाजका प्लेट। ये नाजका प्लेट इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, और ये थोड़ा सा इधर मूव कर रहा है। अब क्या हुआ, ये मूव करते करते दोनों कोलाइड हुआ और इसके बीच में जो सेडिमेंट है फोल्ड हुआ, और फोल्ड होने के बाद कौन सा माउंटेन बना, तो एंडीज माउंटेन। कौन सा माउंटेन बना, एंडीज माउंटेन। तो कौन सा 2 प्लेट है, नाजका और साउथ अमेरिकन प्लेट से एंडीज माउंटेन बना है। नाजका और साउथ अमेरिकन प्लेट के कन्वर्जन से कौन सा प्लेट, कौन सा माउंटेन बना है, एंडीज माउंटेन बना है। 3 नंबर ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा। नेक्स्ट, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया और द प्लेन ऑफ यूएसए एंड द प्लेन ऑफ यांगटीज रिवर। यांगटीज रिवर कहाँ पे है, चाइना में है। ठीक है, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, प्लेन ऑफ यूएसए और द प्लेन ऑफ यांगटीज रिवर आर सिमिलर इन व्हिच, किस एस्पेक्ट में ये सिमिलर है, दे वेयर ऑल फॉर्म्ड बाय द सेम रिवर। गलत है। ठीक, दे आर ऑल लोकेटेड इन द सेम क्लाइमेटिक जोन। गलत है। दे आर ऑल फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ मेजर रिवर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही आंसर होगा। यानी कि देखो, जो भी प्लेन एरिया बना है उस प्लेन एरिया से एक रिवर फ्लो कर रहा है और उस रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से उसके आसपास प्लेन बना है। ठीक है, जो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन है वो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा के रिवर द्वारा लाए गए सेडिमेंट से मिलकर बना है। ठीक, यूएसए का भी प्लेन जो है वो भी रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से। चाइनीज जो प्लेन है यांगटीज रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा वो हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक, अब देखो, तो पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक, नॉर्दर्न इंडिया में एक प्लेन है, एक यूएसए में प्लेन है, वो दोनों सेम रिवर से कैसे बनेगा। दूसरा, ये दोनों अलग अलग लोकेशन पे हैं तो उनका क्लाइमेटिक जोन भी सेम नहीं होगा। तो ये क्या होगा आंसर, सी आंसर सही होगा। दे आर ऑल फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ मेजर रिवर। यानी कि जितने भी प्लेन है वो मेजर रिवर के डिपोजिशनल एक्टिविटी से क्या हुआ है, बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ह्यूमन एक्टिविटी कैन एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म। किसी भी लैंडफॉर्म को चेंज करने में कौन से ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है। डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल को काट देना, फॉरेस्ट को काट देना, ये है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, सही है, जब डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ के लैंडफॉर्म चेंज हो जाते हैं।
फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो जंगल को काटते हैं, जंगल को काटेंगे फिर उसको प्लेन बनाएंगे तो हम एग्रीकल्चर करते हैं। फिर अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन यानी कि एग्रीकल्चर वाले जमीन पे ही क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये चारों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी कि डिफोरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एरिया का लैंडफॉर्म चेंज करना। नेक्स्ट आते हैं, द टर्म लिथोस्फेरिक प्लेट रेफर टू। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, तो क्रस्ट और क्रस्ट के ऊपर जो थिन लेयर ऑफ सॉइल है ये दोनों को मिला करके हम उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। और ये जो लिथोस्फीयर है डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ा में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट को, दो पार्ट को, जो भी पार्ट्स हैं उसको हम लोग प्लेट बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं या लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। ये क्या है भाई, द मोल्टेन कोर ऑफ द अर्थ, गलत है। ये सॉलिड रिजिड ब्लॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड अपर मेंटल, दिस इज द ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है। यानी कि ये क्या है, अपर मेंटल, यानी कि अर्थ का जो क्रस्ट है, जो सॉलिड है, रिजिड ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है, वही हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट है। वही क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर देखिए आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप बार बार जाइए देखिए। सबसे पहले आप इस चैप्टर को पढ़िए, मैंने भी पढ़ाया है, एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए, एक बार जा करके खुद से पढ़िए और फिर जा करके इन MCQ को सोल्व कीजिए, ठीक ना। हम बोल रहे हैं कि बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका से NCERT आपको यहाँ पे कवर किया जाए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।